हेलो स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है कि अब आपको जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ही वॉर लेवल पे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इस कोर्स के इम्प्रूव करने का तरीका है कि आपने फंडामेंटल्स ऑलरेडी किए हुए हैं। अब आपको प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट करना है, सिलेक्ट करना है, और वो कॉन्सेप्ट्स जो डिफरेंट टाइप की चीजें होंगी। जैसे एक तो होता है कि आपको अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ऑब्वियसली आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसका एक बार सब कुछ बिल्कुल ठीक से करना होगा, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। लेकिन जो मेन थिंग इज व्हाट कि जब आप एक सर्टेन परसेंटाइल के पास पहुंचते हैं, मान लो 75 से 80 परसेंटाइल के ऊपर, और फिर आप सोचते हो कि आपका 99 परसेंटाइल कैसे आएगा, तो आपको वॉच क्या करना कि एग्जामिनर्स का क्या ट्रेंड है, कौन से क्वेश्चन से जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के देते हैं जिसमें कि आपको कॉन्सेप्चुअली आप अटक जाते हो, या फिर कौन से क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट तो आता है बट उन्होंने कैलकुलेशन ऐसे ट्विस्ट करके दिया कि आप कैलकुलेशन में वहां पे फंस गए। या फिर आपको क्वेश्चन दिया गया क्लासिकली, बिल्कुल क्लासिकल क्वेश्चन था, इट वॉज नॉट ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी ऐसे थी, लेकिन उसमें कोई ऐसी छोटी सी चीज कर दी कि आपसे उसमें सिली मिस्टेक हो जाती। इन चीजों को कंट्रोल करना होगा, इन पे कमांड स्टैब्लिश करना होगा कि आपसे ऐसी गलती ना हो पाए। मैं आपकी नोटिस में ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चंस लाया हूं जो कि विच आर इम्प्रेस्ड बाय द जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट, उसी से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं जो आपकी नोटिस में लाता हूं, तो आपसे ये मिस्टेक्स ना हो और ये कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर है। सो लुक एट दिस। मेरा पहला क्वेश्चन है कि उनका था कि एक चार्ज माइनस Q2, एक चार्ज प्लस Q1, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। उनका क्वेश्चन था कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देते E इक्वल टू K बाई आर स्क्वायर आर क्या है, तो अब इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो बच्चों है क्या, सबसे पहले आप ये देखो पोटेंशियल एनर्जी होती कैसे है, उसका फंडामेंटल कैलकुलेशन का तरीका क्या। मान लो आपके पास एक चार्ज Q है और इससे 8 दूर एट द पॉइंट P आप एक Q1 चार्ज रखते हो, तो आप उसका इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकाल। जो चार्ज Q है उसकी इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू पॉइंट P, एट द पॉइंट P कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है K Q by R ड्यू टू दिस चार्ज, and if that potential charge Q1 is kept, so potential will be K potential V into Q1, ये इसकी पोटेंशियल की होगी। अच्छा, बिल्कुल यही तरीका तब भी होता है जैसे आप यहाँ पे Q1 होता, उसके ड्यू टू Q1 के ड्यू टू यहाँ पोटेंशियल निकालते उस पर Q रखते। मतलब तरीका ये था, एक चार्ज Q यहाँ पे रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एस्टेब्लिश किया, आपने उस पोटेंशियल को वहां पे कोई चार्ज था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, तो ये चार्जेस तो पहले से हैं और इनकी पोटेंशियल जो पहले होगी, जब आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन भी कर दोगे तब भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी पहले जो थी वही बाद में होगी। तो उन्होंने बोला इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्विच ऑन करने से पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस कराएगी, माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अप टू दैट पॉइंट। जैसे यहाँ पे V1 आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, माइनस K बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, क्या निकाला, इन्फिनिटी टू A आपने पोटेंशियल निकाला पॉइंट V1 का। समझ गए ना इसे, मैं थोड़ा सा इसे ठीक से कर दूं। V1 आपने निकाला, राइट, पोटेंशियल ये निकाला, दिस इज क्लियर। ऐसे ही आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, माइनस K बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस ए, V2 आ गया। अब एट दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे कितना चार्ज है Q1, तो उसका इसके ड्यू K का पोटेंशियल थी Q1 इंटू V1, इसका चार्ज माइनस Q2 माइनस Q2 इंटू V2, सो दैट बिकम्स आवर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि किसी पॉइंट पे किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दूसरा चार्ज नहीं भी है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे एक चार्ज Q रखा है, ऑब्वियसली केवल चार्ज अकेला है, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, आपने वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दी। अब जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू कुछ पोटेंशियल आ रहा है, so that potential into that charge Q along with the proper sign will be its potential energy. Now see the next concept. Now see,
बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक सिस्टम में डाइपोल मोमेंट निकालना आता है। दो चार्जेस हैं, तो भी आपका आइडियल डाइपोल है, नॉन आइडियल डाइपोल है, आप डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हो जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ट्राइपोल है या टेट्रापोल है तो भी आप क्या करते हो, आप दो दो को सिलेक्ट करते हो इस तरीके से कि कोई भी चार्ज लेफ्ट आउट भी ना हो, छू भी ना जाए, और कोई चार्ज दो बार भी यूज ना हो। ठीक है ना, मतलब मे बी कि एक चार्ज को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता तो आप करते हो। तो इस तरीके से आप दो दो के पेयर बना लेते हो डाइपोल के, उनका डाइपोल मोमेंट निकालते हो, और उस जो पूरी डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम आता है दैट बिकम द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उन्होंने कोई दो तीन चार्ज दे दिए Q1 Q माइनस Q2 Q3, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, और ये बोला गया कि व्हाट बी द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट द ओरिजिन। मतलब व्हाट, किसी पॉइंट के अबाउट डाइपोल मोमेंट। तो बहुत से बच्चों ने नहीं किया होगा, किसी पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला है बच्चों, किसी भी पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पी वेक्टर फॉर्म में सिग्मा क्यू आई आर। मतलब व्हाट, आप चार्ज क्यू साइन के साथ लो, आर आई उस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लो, और सबका सम कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया क्यू, सबसे पहले इसका, तो माइनस Q2, चार्ज माइनस Q2 है, पोजीशन वेक्टर इज व्हाट ए आई कैप। अब इस वाले का चार्ज इज प्लस Q1, और पोजीशन वेक्टर इज व्हाट माइनस ए आई कैप। इस वाले का चार्ज इज प्लस Q3 एंड पोजीशन वेक्टर इज व्हाट माइनस ए जे कैप। आपने तीनों का सम किया, दैट बिकम्स, दिस इज द आंसर, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एग्जाम में ऐसी चीज भी पूछेंगे तो आप उसे बिल्कुल बिंदास होकर के सॉल्व कर दोगे, करेक्टली और एक्यूरेटली। नाउ से नेक्स्ट इज आपसे क्वेश्चन बड़ा इजी था, फॉर्मूले भी आपको आते हैं, बट कहीं मिस्टेक ना कर दो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं दिया। उनका कहना था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशो वैक्यूम में और एक मीडियम में निकालना है, जहां पे उस मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट K3 है, और उसकी जो परमिबिलिटी है दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये आपको निकालना। तो बच्चों देखो, यू नो कि C is equal to 1 upon square root of mu naught epsilon naught, और velocity of light in the medium is what 1 upon mu epsilon। हमने दोनों को डिवाइड किया C over V, सो ये आ गया square root of mu upon mu naught into epsilon upon epsilon। अब mu upon mu naught की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2, and you know that epsilon permittivity of a medium is what, डायरेक्टिव कांस्टेंट K into permittivity of free space epsilon। तो यहां से epsilon upon epsilon naught की वैल्यू क्या आ गई, K which is 3, सो रेशो आ गया √6। ये इजी था, बट कहीं कोई मिस्टेक ना हो या फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसा मत करना, इसलिए आपकी मेमोरी में ये लाया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये भी क्वेश्चन जनरली क्लासिकली बहुत पहले से इस क्वेश्चन को पूछते आ रहे हैं। एक छोटा सा चेन था जो यहाँ पे नोटिस में लाना, छोटा सा चेन, और साथ में एक डेटा के बारे में भी था कि आपसे ये गलती ना हो। जनरली देखो ये क्वेश्चन बहुत पहले से पूछा जाता कि एक एयर बबल है वाटर के सरफेस से इतने नीचे, उसका इतना वॉल्यूम है, और जब ये एयर बबल सरफेस पे पहुंचता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। जनरली वहां पे या तो टेम्परेचर देते नहीं और दे कीप द टेम्परेचर सेम। इसके पहले जब भी है मैंने देखा क्वेश्चन इस फॉर्म में जनरली। अब देखो उससे क्या था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जहां पे उन्होंने क्या रखा था, बॉटम पे वॉल्यूम दे रखा था, डेंसिटी वाटर की दे रखी थी, जी के लिए 10 दे रखी थी, और साथ में टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड था, टॉप पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, और पूछा गया था वहां पे वॉल्यूम पूछा गया था, ना कि रेडियस। जो भी अगर मान लो कि रेडियस भी पूछी जाएगी तो वॉल्यूम निकालोगे, उसे 4/3 पाई आर क्यूब से फिर आप रेडियस निकालो। अब यहाँ पे देखो जब तीनों चीजें हैं तो आप करोगे क्या, P1 V1 इक्वल अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो मैंने P1 यहाँ पे रखा है एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस एच रो जी। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 10⁵ प्लस H5 रो 10⁵ वाटर का इंटू G10। तो ये प्रेशर P1 और वॉल्यूम 2.9 इंटू 10⁻6 जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है, मैंने एम के सिस्टम में रखा, राइट। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में एक चीज देखो करो ध्यान से, आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में ही रख दो, बाद में भी क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, तो आपको ये 10⁻6 वाला मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट हैज टू बी कैंसिल। नाउ से आप देखो टेम्परेचर में खास तौर से देखो, टेम्परेचर बहुत से बच्चे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, और खास तौर से तब उन्होंने बोला कितना वॉल्यूम था, टेम्परेचर इतना था, टेम्परेचर 2 गुना कर दिया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा।
अब बच्चे सोचते टेम्परेचर दोगुना कर दिया गया और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम दोगुना हो जाएगा। टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में था और बोला गया उसे दोगुना कर दिया गया, तो जितने भी गैस इक्वेशन है वहां पे टेम्परेचर सब कुछ केल्विन में और गलत हो जाता है फिर। तो इस चीज पे ध्यान दोगे। टेम्परेचर हमने करा डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करा, बाद में P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम V इंटू दिस थिंग, और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। तो बेटर आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालो तो ये आ जाएगा बस 2.9। इज दैट क्लियर? और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस पूछी गई होगी तो वॉल्यूम आ जाएगा, उससे फिर आप रेडियस निकाल लेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपके दो तीन कॉन्सेप्ट देखो मैं क्लियर करूंगा। इनका था एक एम मास और आर रेडियस की रिंग है, इट्स लाइन ऑन द एक्स वाई प्लेन। इसमें एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बी स्विच ऑन कर दी गई है। बोला गया रिंग में कितनी करंट हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, आई की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए ये रिंग टॉपल करते हैं। पहले तो रिंग टॉपल कैसे करेगी? टॉपल कराने के लिए आपको एक टॉर्क चाहिए होगा। मैं आप एक टॉर्क के लिए देखता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एम की ओर है अपवर्ड्स, बिकॉज करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन में कोई भी रिंग लोगे और उसका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड एम क्या होगा? अपवर्ड्स। और मैग्नेटिक फील्ड बी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो मैं इसका टॉर्क निकालता हूं एम क्रॉस बी से। एम क्रॉस बी पॉजिटिव एक्स के राउंड, तो टॉर्क का डायरेक्शन आया आपसे अवे। मैं यहां से करके दिखाता हूं। एम क्रॉस बी टॉर्क का डायरेक्शन हम आपसे अवे की ओर है। तो जब आपसे अवे है तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला? अगर टॉर्क आपसे अवे है तो दैट मींस कि आपके लिए जो इसका रोटेशन हुआ दैट विल बी व्हाट? क्लॉकवाइज। अगर टॉर्क आपकी ओर आता तो रोटेशन क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। अब रोटेशन क्या हुआ? क्लॉकवाइज। तो अब सोचो यहाँ पे टॉपल कैसे करेगी कि क्लॉकवाइज रोटेशन। रिंग ऐसे है बच्चों, तो जब टॉर्क लगेगा तो रिंग क्या करेगी? ऐसे रोटेट करेगी, इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट रिंग इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगी। आप समझ गए? इस तरीके से रोटेट करेगी। और रोटेट कराने वाला, टॉपल कराने वाला टॉर्क, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना आपने, जब टॉर्क का डायरेक्शन आपसे अवे आए तो रोटेशन क्या होगा आपके लिए? क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट कराने वाला जो टॉपल कराने वाला टॉर्क है दैट इज व्हाट? एम बी, क्योंकि एम और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, सो एम क्रॉस बी मींस एम इंटू बी इंटू साइन 90। एम बी एम है आई इंटू ए, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी। अब इसे रोकने वाला टॉर्क कौन सा है? जब ये रिंग ऐसे टॉपल करेगी तो एम जी का टॉर्क इसे रोटेट रोकेगा इस एक्सिस के अबाउट एम जी इंटू वॉट? आर। एम जी इंटू आर। आई की मिनिमम वैल्यू आ गई, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई, जो कि इस रिंग को टॉपल करा देगा, इसी एक्सिस एक्स वाई प्लेन में होगी। अब अगर यहाँ पे करंट उन्होंने क्लॉकवाइज दी होती तो देखो रिंग का टॉपलिंग कैसे होता? ऐसे होता, इस तरीके से होता, इस वाली एक्सिस के अबाउट होता, इसके अबाउट इस तरीके से होता। एम क्रॉस बी, उसमें क्या करते आप? जब क्लॉकवाइज करंट है तो एम नीचे की ओर होता, एम क्रॉस बी। अब देखो आप, एम क्रॉस बी अब किस ओर आता? टॉर्क आपकी ओर। और ये जिस ओर टॉर्क आता है वो एक्सिस होती है। और रोटेशन आप डिसाइड कर लेते हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा तो आपके लिए रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा है जो टॉर्क है आपसे अभी आ रहा है, तो उसके लिए टॉर्क टॉर्क को हम क्या बोलेंगे? इट विल बी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, एंड रोटेशन विल बी कॉज्ड क्लॉकवाइज। नाउ सी द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, आता रहता है। बस फ्यूचर में आपसे मिस्टेक ना हो और कैलकुलेशन स्मूथ हो रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कहा। क्वेश्चन था कि यूरेनियम 235 के फिशन से एक एटम से 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, तो 47 ग्राम से एनर्जी मिल रही अल्फा इंटू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? एवोगैड्रो नंबर दे रखा था आपसे, तो आप सबसे पहले क्या करो? 47 ग्राम्स में यूरेनियम के मोल्स निकाल लो। 47 अपॉन 235 मोल्स आ गए। मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एटम्स आ, इतने एटम्स, और एक एटम से एनर्जी कितनी मिलेगी? 190। तो आप इसे 190 से मल्टीप्लाई कर दो और उसे इक्वल टू किसके कर दो? अल्फा इंटू 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 विल बी कैंसिल्ड एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन भी इजी था, क्वेश्चन बड़ा क्लासिकल पैटर्न में था, फिर भी मैं आपके नोटिस में क्यों लाया? आपसे फ्यूचर में कैलकुलेशंस बहुत स्मूथ, बिल्कुल, मतलब 2.5 मिनट्स का टाइम होता है, आप ऐसा क्वेश्चन 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स में करना, ठीक है। नाउ सी, अब देखो ये क्वेश्चन भी बच्चों एक क्लासिकल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके सामने लाया, लेकिन हाँ आप इसे ठीक से सीख जाओ।
कि आप इनमें से कोई ऐसी सिली मिस्टेक भी ना करो, कैलकुलेशन ठीक से। इसमें एक एम मास और आर रेडियस की डिस्क है जो कि एक्सवाई प्लेन में रखी हुई है। उसमें से दो डिस्क R/2 R/4 रेडियस की कट कर ली गई हैं, जिनमें से जो डिस्क कट की गई हैं वो सर्कमफेरेंस से उनका एक एक एंड टच कर रहा, और डिस्क के सेंटर्स की डिस्टेंस मेन डिस्क के सेंटर से R/4 है। दोनों डिस्क के बीच में इस तरीके से उन्होंने देखा यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल है, बट ये 135 डिग्री का एंगल बिल्कुल मीनिंगलेस, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस ओरिएंटेशन से डिस्क निकाली गई है। ऑप्शन में जब ये डिस्क कट कर ली गई है तो रिमेनिंग पार्ट का मेन एक्सिस जो O के अबाउट पास हो रही सेंटर के अबाउट Z एक्सिस के लॉन्ग एक्सिस है, और डिस्क है XY प्लेन में, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। आप देखो मेन एक्सिस जो कि O से पास हो रही है, एक्सिस Z एक्सिस के अलोंग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कोई भी डिस्क कट करके नहीं निकाली गई थी तो इट वाज I नॉट इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, राइट। इट वाज व्हाट, हाफ mr स्क्वायर। अब एक डिस्क का जो कट करके निकाली गई है उसका अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी हाफ mr स्क्वायर। मास कैसे निकालोगे, पूरी बड़ी वाली डिस्क का रेडियस है r, एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर। ये छोटी डिस्क जो कट करके निकालेगी उसका रेडियस है R/4, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 16, एरिया 1/16, तो मास भी कितना 1/16। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अपनी सेंट्रल एक्सिस से अबाउट हाफ मास m/16 into what, r² by 16। इज दैट क्लियर। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इस एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करोगे, सो दैट इज व्हाट, IC प्लस m एक्स स्क्वायर। सो IC ये हुआ प्लस m/16 और x हो गया 3/4 r का स्क्वायर, ये I1 आ। और ऐसी दो डिस्क कट की गई हैं, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी इस सेंट्रल O एक्सिस के अबाउट यही होगा। हमने क्या करा, जो रिमेनिंग बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO डैश विल बी इक्वल टू I नॉट, मतलब मेन डिस्क का पूरी कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस व्हाट 2I1। ये एंगल 135 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी पोजीशन से यहां से डिस्क निकाली गई होती, आपका तरीका वही था कि उस डिस्क का अपनी सेंटर एक्सिस के अबाउट आई निकालो, चलो पैरेलल एक्सिस से उसे शिफ्ट करा करके यहाँ पे ले आओ। इसलिए मैं आपकी नोटिस में लाया कि केवल ऐसा ना हो कि आप बस इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट होगा उसे रिमूव कर दो, उसे हटा दो, और आप जो ना कि सॉल्व कर दो, ऐसा मत करो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मींस व्हाट, अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए अभी जिनकी परसेंटाइल इवन 70-75 परसेंटाइल है, और वो भी सपने देखते हैं कि 99 परसेंटाइल पे पहुंचने का, तो एक तरीका होगा, मतलब रैंडम से प्रिपरेशन के मेथड से नहीं होगा, एक तरीका होगा हर एक सब्जेक्ट में। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना जो कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल लेवल था उसके बियॉन्ड थे, कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते थे, राइट, या एग्जामिनर ने ही डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट दे दिए, उन क्वेश्चंस पे ग्रिप एक्वायर कर। फिर जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आते थे और कैलकुलेशन में मिस्टेक आपसे हो जाती थी, कैलकुलेशन इतना ट्विस्ट करके दिया गया था, या कॉन्सेप्ट आता था पर ट्विस्ट करके दिया गया था, आप नहीं समझ पाते हैं, आप उनको, आप उस ट्विस्ट को समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो, आपको वो करो। और जो चीजें आपको बिल्कुल आती नहीं है, ठीक ना, मतलब आपको लग रहा है कि आपका रीजन किसी तरीके से नहीं हो पाया था, डेट आ गई बट रीजन नहीं हो पाया था, अब उसे रिवाइज कर लो, ताकि उस चीज में एक थ्योरी के टर्म से कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मैं आपको इस तरीके से सेशंस लेता रहूंगा, फिलहाल सपोर्ट यू सो दैट कि आप उस परसेंटाइल पे पहुंचे जो आपका भी ड्रीम है, एंड आई ऑल्सो ड्रीम फॉर। ऑलराइट स्टूडेंट्स।